नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी, जो पाटन से विधायक हैं और शिवराज कैबिनेट में पशुपालन मंत्री भी रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, धन्यवाद सुमित। और हम सीधे चलेंगे जबलपुर और अजय विश्नोई जी से बात करेंगे। अजय विश्नोई जी के बारे में चंद बातें कहना लाजमी होगा। एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं वो जो मुखर हैं, वोकल हैं, वो सिफेरस हैं और इसके साथ ही वो जनप्रतिनिधि के नाते एक कमिटमेंट के साथ सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए उनके शरीर में, उनकी आत्मा में, उनके मन में रहा है और आज भी वो पूरी एनर्जी के साथ है। और एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ तो बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काफ़ी काम किया है अजय विश्नोई जी ने, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवकरणीय ऊर्जा, या फिर आप एनर्जी सेक्टर को ही देखें। और यही वजह है कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने रीवा में लॉन्च किया, जिसको ये भी कहा गया कि वो एशिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा का, उसमें अजय जी की भी भूमिका की बात सामने आई है और उन्होंने खुद भी इसका उल्लेख किया है। वो खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, चाहे विद्यार्थी परिषद की बात करें या मोर्चा की बात करें, बीजेपी में अलग अलग पड़ाव तय करते हुए वो सामने आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में मध्य प्रदेश में वो शामिल हैं जो इस समय सत्ता प्रतिष्ठान की धुरी इस मायने में है कि एक पूरी पीढ़ी है जो कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जी के बाद उभरी मध्य प्रदेश में, जिसमें शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, कमल पटेल और अजय विश्नोई जी, ये 5-6 नेता जो थे, इन्होंने बहुत ताकत के साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पैठ को, अपनी पहचान को बनाया। तो चलिए, अजय जी का बहुत स्वागत करते हुए पहला सवाल अजय जी से मैं यही करूँगा। कहते हैं अजय जी कि नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया है। एक समय था जब आप मोर्चा की राजनीति करते थे, आप देखते थे, एक युवा छात्र नेता के तौर पर चीज़ों को देखते थे। तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में बहुत फ़र्क है, तब के समाज में और अब के समाज में बहुत फ़र्क है, तब की तमाम पॉलिटिकल पार्टी में और अब में बहुत फ़र्क है। हालांकि बीजेपी ये दावा करती है कि परिवर्तन हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी पानी बहुत बह गया है नर्मदा जी में। किस तरह देखते हैं आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले के दौर को और आज के दौर को आप? जी शरद जी, 25-30 साल में दुनिया बदल गई, समाज बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, तो पार्टी भी बदल गई। पार्टी का अपना काम करने के तरीके में भी बहुत सारा बदलाव आया है। इसी 3-4 कोरोना काल की अपन बात कर लें, 3-4 महीने की, तो आज की तारीख में जिस तरीके से हम लोगों ने ये दूर दूर बैठ के भी पास बात करना सीख लिया है, जिस तरह की वर्चुअल रैली हुई है, ये जब 3-4 महीने में इतना परिवर्तन है तो 25-30 साल में कितना परिवर्तन हुआ होगा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। इस 25-30 साल के हम कार्यकाल की बातचीत कर लें तो समाज में, परिवहन में, संचार के साधनों में, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस सब का असर स्वाभाविक रूप से पार्टी के ऊपर भी पड़ा है। पर एक चीज़ कहीं नहीं बदलती है, वो है पार्टी की हमारी जो है संस्कार। पार्टी के संस्कार नहीं बदले हैं और संस्कारित पार्टी का व्यक्ति कहीं मिलेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेगा। अब वो संस्कार हमारे पास संघ से आए हों, जनसंघ से आए हों, भाजपा से आए हों, सबका मिला के कोर एक ही है, मिट्टी एक ही है, उसी मिट्टी में हम लोग पनपे हैं और बड़े हैं। इसलिए उन संस्कारों को भूल के हम लोग कभी नहीं चले हैं। पार्टियां बहुत सी हमने देखी, विघटन अपने बहुत से होते हुए लोगों को देखा, लोग अपने साथ आए भी और आके विलग होके भी चले गए। हमने जनता पार्टी को भी बनते हुए देखा, जनता पार्टी को टूटते हुए देखा, भारतीय जनता पार्टी को बनते हुए देखा, जनता युवा मोर्चा चलाया, युवा जनता को बनते हुए देखा, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में भी साथ लेते लेते आप भारतीय जनता पार्टी में भी वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। परिस्थितियों में बहुत से परिवर्तन आए हैं, बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत से पड़ाव मैंने देखे हैं। आज उन सब चीज़ों की आपने याद दिलाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 एक अच्छी खबर आपको सुना दूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कल तक वो विभागों का बंटवारा, यानी रविवार को वो विभागों का बंटवारा कर देंगे।
बड़ी चिंता थी इसको लेकर मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर से बीजेपी का कार्यकर्ता भी चिंतित था, और आपने भी एक ट्वीट करके ये चिंता जाहिर की थी कि ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता के सामने उसके नेताओं की कहीं अवमानना के प्रश्न खड़े हों। इस पर आप क्या कहेंगे कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, देर आए दुरुस्त आए? सर क्या कहेंगे अजय जी? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। ये बंटवारा जो 8 दिन पहले हो जाना चाहिए था, 8 दिन बाद भी हो रहा है। चलिए, आ तो रहा है, हो तो रहा है, होने के बाद दुरुस्त है कि नहीं, इस पर टिप्पणी शायद अपने को बाद में करने का मौका मिलेगा। पर मैंने इस टिप्पणी के पहले एक टिप्पणी और भी की थी। ये सारा विषय उठना ही नहीं चाहिए था। जो अभी नए मंत्री बने हैं, जिनको चुनाव के मैदान में जाना है, उनकी आज की तारीख में, उनकी भी और पार्टी की भी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है चुनाव जीतना। वो 24 के 24 चुनाव जीतना, उन 24 मित्रों को चुनाव जिताना जो आज की तारीख में हमारे कारण विधानसभा की सदस्यता को छोड़ के हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनके कारण हमारी सदस्यता आज की तारीख, जिसके कारण हमारी सरकार आज की तारीख में बन गई है। हमारी प्राथमिकता, पार्टी की प्राथमिकता यही है कि वो चुनाव जीते। उनकी भी प्राथमिकता, हम मित्र के नाते उनको सलाह दे रहे थे, आपकी भी प्राथमिकता चुनाव जीतना होना चाहिए। और चुनाव में जब हमको मनोयोग के साथ में लगना है तो ये विभाग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। वो तो बिना विभाग के मंत्री रहते हुए चुनाव के मैदान में यदि उतरेंगे तो मैं समझता हूँ चुनाव पर ज़्यादा समय दे पाएंगे, ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, और हम जीत ज़्यादा तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। ये सहज रूप में एक मैंने सुझाव दे दिया था। अब वैसे बदल गया, विभाग बढ़ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। जिस भी विभाग के मंत्री बनेंगे वो विभाग आज की तारीख में उनकी बहुत मदद चुनाव जीतने में नहीं करने वाला है। चुनाव जीतने के लिए तो उनको समय देना पड़ेगा, क्षेत्र में जाके कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, वही उनको चुनाव जिताएगा, जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। जी अजय जी, ये भी कहा गया कि ये शायद मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला है जब बिना चुनाव लड़े मंत्री बने हैं कुछ लोग, राजनेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। जैसा आपने कहा कि सरकार उन्हीं की वजह से बनी है, तो प्रायोरिटी में वो लोग तो हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब आप एक समझौते की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये 1 समझौता, 2 समझौता, 3 समझौता, 4 समझौता, 5 समझौता, फिर एंड ऑफ द डे कई बार ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि आप समझौतों के ही एक अंतहीन जाल में उलझ जाते हैं। आप सहमत हैं इससे? जी देखिए, हम फिर बात कर रहे हैं, अभी हमको पीछे पलट के देखने की समय ही नहीं है। हम जिस रास्ते पर बढ़ चले हैं उस पर बढ़ते चले जाना है, और तब तक बढ़ते चले जाना है जब तक कि हम इन 24 चुनाव को जीत के वापस सरकार को अपना स्थिर नहीं कर लेते। इसलिए आज की तारीख में पहला समझौता, 5वां समझौता और 25वें समझौते की चर्चा हम करना बेमानी समझते हैं। आज हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है, हमने जिस समझौते को किया है उस समझौते को अंतिम परिणति तक पहुंचाना, 24 लोगों को चुनाव जिताना और सरकार को स्थिर बनाना। ये बताइए कि बिना विभाग के मंत्री अगर होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या राजनीति में, ये सवाल मैं थोड़ा दार्शनिक अंदाज में आपसे कर रहा हूँ, जवाब आप देना चाहें तो स्वागत है, और अगर आप इस सवाल का जवाब न देना चाहें तब भी स्वागत है। क्या आपको लगता है कि राजनीति अब, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सत्ता लोलुपता है या पद लिप्सा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्या राजनीति आजकल बड़ी ओरिएंटेड हो गई है, ख़ासतौर से पद ओरिएंटेड हो गई है? संगठन में पद चाहिए, कैबिनेट में बर्थ चाहिए, और बर्थ ही नहीं चाहिए बल्कि अब एक शब्द आ गया है, मलाईदार विभाग चाहिए। मलाईदार हटा भी दीजिए तो पावरफुल विभाग चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ऐसा है कि हम विधायक बन जाएं, पहली महत्वाकांक्षा। अब विधायक बन गए हैं, सरकार में आ जाएं, दूसरी महत्वाकांक्षा। सरकार में आ जाएं तो हम ही मंत्री बन जाएं, ये तीसरी महत्वाकांक्षा। और मंत्री बन ही गए हैं तो हम अपनी भूमिका को सिद्ध करके दिखाएं। तो जहां ज़्यादा गुंजाइश होगी सिद्ध करने की, भूमिका को निभाने की, वो विभाग में हमको मिले और उसके माध्यम से हम काम करें। ये हर एक की साधारण और सहज महत्वाकांक्षा होती है। वो सहज महत्वाकांक्षा को आप मलाईदार के रूप में जोड़ लें या और कोई उसको उपनाम दे दें, सत्ता लोलुपता दे दें। मैं चूंकि मंत्री रहा हूं, और मैं तो आपको फिर बताता हूं कि हमने तो फिशरीज जैसा विभाग भी चलाया है,
पशुपालन जिसको लोग बहुत कम समझते थे, उसको भी काम करके दिखाया है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन ऊर्जा, जो पहली बार डिपार्टमेंट बना, उस पहली बार डिपार्टमेंट का मुझको पहली बार मंत्री बना दिया गया, उसमें हमने काम करके दिखाया, जिसकी कल अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल रीवा के जिस प्रोजेक्ट की उन्होंने लोकार्पण किया है, उसकी नींव तो मैंने रखी थी ना। 2012 में जब मुझको मंत्री बनाया गया था, तब सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 मेगावाट पैदा होती थी। मैंने सौर ऊर्जा की वो पॉलिसी लेके आया जिसके कारण कि 100 मेगावाट और उससे बड़े प्रोजेक्ट लाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। उसके बाद वो रीवा की वो 1600 हेक्टेयर ज़मीन मैंने ढूंढी। वो 1600 हेक्टेयर भूमि पे लिखा हुआ था फायरिंग रेंज, आर्मी, उस सेना के नाम को वहाँ से हटवाने की प्रक्रिया मैंने पूरी करी। इंटरनेशनल पूरी टीम बुलवा के उस जगह के उसको सुनिश्चित करवाया कि यहाँ 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लग सकता है। फिर उसके बाद वो 750 मेगावाट पे आ गया। पहले सिंगल पावर प्लांट की बात थी, फिर वो 250 के 3 मेगावाट प्लांट पे चला गया। उसके बाद फिर वहाँ से पावर कैसे बाहर निकाला जाएगा, तो ग्रीन कॉरिडोर करके एक व्यवस्था उस समय आई थी, उससे फंड लाके और उसकी एक व्यवस्था वहाँ पर बनाई। ये 2013 के कार्यकाल तक मैंने किया था। 2013 आप जानते हैं चुनाव में हार गया था, उसके बाद मेरी भूमिका वहाँ समाप्त हो गई। 2014 से हमारे राजेंद्र शुक्ला जी उस विभाग के मंत्री बने। उन्होंने हमने जो कुछ करके गए थे उसके ऊपर टेंडर 2014 में राजेंद्र शुक्ला जी ने लगाए और अंतिम परिणति वर्क ऑर्डर करके और आज की तारीख में वहाँ पर प्रोजेक्ट बना और लोकार्पित हुआ। भूमिका हम उस छोटे से विभाग में बना पाए, उस छोटे से विभाग की अहमियत बना पाए। ये जो आज की तारीख में जितने सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर लग रहे हैं, जिस भी भूमि पर लग रहे हैं, ये भूमि मेरी तलाशी की ये भूमि है। एक दिन में हेलीकॉप्टर लेके 5 लैंडिंग करके मैंने जहाँ जहाँ पे जितनी जितनी भूमि प्राप्त की थी, आज वो हमारा लैंड बैंक बना है। हम उस पर बात काम कर रहे हैं। हर विभाग में इसी तरीके से काम किया जा सकता है। आज की तारीख में गिनने गिनाने को फिशरीज में भी अपने जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी है, छोटे छोटे विभाग को भी हमने बहुत ऊंचाइयां दी थी और हर व्यक्ति दे सकता है। मन लगा के काम करने की आवश्यकता है। हम पहले दिन से मान लेंगे अरे बड़ा छोटा डिपार्टमेंट है, मेरी तो इज्जत ही नहीं बची है, तब निश्चित रूप से हम कोई भी मील का पत्थर नहीं लगा पाएंगे। परंतु यदि हम इस हिसाब से काम करेंगे कि विभाग कोई सा हो, काम करने की मेरी जो ताकत है उस ताकत के साथ काम करूंगा, तो इसमें भी जो है 4 चांद लगा दूंगा। उस भाव से काम करना चाहिए। हर विभाग में काम करने की गुंजाइश है। अजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये दौर आज की राजनीति का, जहां कई बार सत्ता के लिए भी, और राजनीति में सत्ता ही एक ध्येय होता है बड़ा, आपको आना है क्योंकि आप अपने विजन, अपने कार्यक्रम को सत्ता के ज़रिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या योग्यता पीछे नहीं छूट रही है? आप जिस तरह, क्योंकि हम लोग जिस तरह आपको देखते हैं और आपने इतना काम किया, रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा की मैं बात करूं तो आप ठीक कह रहे हैं, आपका उसमें बहुत, और सिर्फ नवकरणीय ऊर्जा ही नहीं बल्कि एनर्जी सेक्टर में आप एक एक्सपर्ट के तौर पर भी देखे जाते हैं। आप हैं, ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी ने आप उसी काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में बर्थ राजेंद्र शुक्ला जी छूट जाते हैं, अजय विश्नोई जी छूट जाते हैं, रामपाल सिंह जी छूट जाते हैं, और महाकौशल तो ऐसा छूटता है कि खुद आपको कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री को प्रभार लेना चाहिए महाकौशल का भी, रीवा का, क्योंकि लोगों की और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। जी, महाकौशल छूटा है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा रीवा संभाग, जबलपुर संभाग छूट गया है। 60 विधानसभाओं का क्षेत्र छूट गया है। यहाँ के लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है। मेरे मन में भी दर्द है, मेरे मन में भी पीड़ा है। ये पीड़ा दोनों बातों को लेके है। मैं पीछे छूट गया उसको लेके भी है, उससे ज़्यादा इस बात की पीड़ा है कि पूरा जबलपुर संभाग, रीवा संभाग छूट गया, उस बात को लेके पीड़ा है। उसको जो आम जनता की तकलीफ थी उसको स्वर देना जरूरी था, इसलिए मैंने उतनी बात कही है। पर वो कहने के बाद मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बात को हमको भी समझना होगा, हमको भी विश्वास करना होगा कि गठबंधन का अपनी तकलीफ़ें होती हैं। वो गठबंधन की तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं। ये गठबंधन को, हमको, धर्म को जो अपनाया है, इसको जब तक, मैंने कहा ना, अंतिम परिणति तक हम नहीं पहुंचा देते हैं, जब तक हम स्थिर सरकार नहीं बना देते हैं, तब तक इसके विरोध में किसी प्रकार का भी स्वर उठाने का हमको कोई अधिकार, नैतिक कर्तव्य हमारा नहीं बनता, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। जी अजय जी, लेकिन क्या सामने वाले पक्ष से हम इतनी भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भी इसका ध्यान रखे कि जब हम, जिसके साथ हमने एक समझौता किया और अब हम उसी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, उसके जो योग्य और कुशल और दक्ष राजनेता हैं, उनके लिए हम अपने कुछ अपेक्षाकृत युवा और कम अनुभवी जो राजनेता हैं उनको बाद में मौका दें
और अजय विश्नोई जी भी आ जाएं, राजेंद्र शुक्ला जी भी आ जाएं, रामपाल जी भी आ जाएं, हम वेट कर लेंगे। कई ऐसे, क्या ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना है आज के दौर की राजनीति में? यानी आपने कुर्बानी दी है तो आपको तुरंत मुआवजा चाहिए। शरद जी, सामने वाले पक्ष से मैं भी बहुत अच्छे तरीके से परिचित नहीं हूँ। सामने वाले पक्ष से जिनकी वार्ता हुई है, उस वार्ता में विषय क्या आए थे, समझौते की शर्तें क्या तय हुई थी, ये मुझको पता नहीं है। इसलिए मेरा उस संदर्भ में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो कुछ भी तय किया है उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हमको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और हम स्वीकार प्रेम से उसको कर भी रहे हैं। बीजेपी के सर्कल्स में एक बात उठ रही है कि कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न नहीं है। इससे वो बहुत प्रसन्न है कि सरकार बन गई, लेकिन वो देख रहा है कि उसके कुछ दिग्गज नेता पीछे छूट रहे हैं, और वो ये भी देख रहा है कि कुछ चीज़ें जो शायद मूल्य नैतिकता से जुड़ी हो सकती हैं वो भी पीछे छूट रही हैं। ये चीज़ें आगे जाकर समायोजित हों, शायद एडजस्ट हों शायद। लेकिन बीजेपी से ये भी आवाज़ उठी है कि जो नेता छूटे हैं उनका गरिमामय पुनर्वास होना चाहिए। आपसे पूछना तो ये उचित नहीं होगा कि क्योंकि आप बीजेपी के एक डिसिप्लिन्ड सीनियर वर्कर हैं, लेकिन ये बात जो है ये उठ रही है। आप अपने कंटेम्प्ररी जो साथी हैं, जो आपके साथ हम कदम रहे हैं राजनीति में, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि अगर कोई छूटता है तो उसे छूटने का एहसास ना हो, क्योंकि पार्टी माता पिता की भूमिका अदा करती है। इस पर आपकी टिप्पणी? जी देखिए, मैंने फिर कहा कि संक्रमण काल है, दो अलग अलग विचारधाराएं मिल रही हैं। जब दो अलग अलग विचारधाराएं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं लहरें तो उठेंगी, और लहरें उठेंगी तो उन लहरों की प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं व्यक्त होगी। परंतु संगठन का जो अपना मर्म है, इस भारतीय जनता पार्टी की जो खासियत है वो यह है कि इन्होंने बहुत से लोगों को आत्मसात किया है और आत्मसात करके उनको अपनी मुख्य धारा में जोड़ के दिखाया है। आज भी हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इस विश्वास को लेकर गुजर रहे हैं कि जिन लोगों को हमने अपनाया है, जो आज की तारीख में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको आत्मसात कर लेंगे, अपनी मुख्य धारा में जोड़ लेंगे, अपनी विचारधारा के साथ जोड़ देंगे और मिलकर हम दोनों मिलकर आगे बढ़ के प्रदेश का निर्माण करेंगे। अजय जी, मैं आपके एक और वक्तव्य की तरफ उसको और स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम चर्चा से। आपने कहा था कि आप इस महीने कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उस बड़े का अभिप्राय जब हमने आपसे उस समय जानना चाहा था तो आपने कहा था कि ये कतई मतलब नहीं है, मैं बीजेपी में जन्मा हूँ और अंतिम सांस तक बीजेपी ही मेरा पहला और अंतिम प्रेम है। कहीं कोई परिवर्तन और कहीं जाने का या नाराज़गी में कोई ऐसा फैसला उठाने का जो पार्टी के हितों को नुकसान पहुँचाए, न ये मेरा स्वभाव है, न मेरा चरित्र है। लेकिन उस बड़े का इंतज़ार किया जा रहा है महाकौशल रीजन में भी, क्योंकि महाकौशल रीजन ही के नहीं, आप मध्य प्रदेश के भी एक बीजेपी के कदावर नेता हैं। तो वो बड़ा क्या करने वाले हैं? आप अभी सोच ही रहे हैं या कुछ अमली जामा आपने पहना दिया है जो निश्चित तौर पर महाकौशल के ही कुछ बेहतरी के लिए होगा? क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, बड़ा का अर्थ क्या होता है? बड़ा की भूमिका अपनी अपनी तय करना है। मैंने कहा मैं अपनी भूमिका खुद तय करूंगा। सरकार में यदि रहता हो, सरकार हमारी भूमिका तय कर देती कि आपको भैया फला विभाग चलाना है, तो हम उसी के हिसाब से बंध के रह जाते और उस यानी सीमा रेखा के अंदर चलते। अधिक से अधिक कैबिनेट में बैठ के दूसरे विषयों पे भी अपनी बात रख सकते थे। परंतु आज जब मैं स्वतंत्र हूँ, कैबिनेट के अंदर नहीं हूँ, किसी विषय विशेष से नहीं जुड़ा हूँ, किसी विभाग विशेष से नहीं जुड़ा हूँ, तब मैं बड़ी भूमिका निभा सकता हूँ। और जो मेरा अपना एक सोच का दायरा है और जो अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ, जो जानकारियाँ एकत्रित मेरे पास रहती हैं, उस पर मैं अब लगातार ये फैसला कर चुका हूँ। मैं हर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और पत्र के माध्यम से उनको इस बात को बताऊंगा कि इसमें ये सरकार के लिए और करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मैंने कुछ डेढ़ महीने पहले मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने कहा था कि जबलपुर से जो बरगी बांध बना है, जिसका कि पानी कटनी और रीवा तक जाना है, वो एक अटका हुआ है टनल के निर्माण के कारण। तो वो टनल छोड़ दीजिए, टनल की बजाय एक अपन लिफ्ट करके पावर को बाएं हाथ से लेके ऊपर चलेंगे और फिर वापस जो कैनाल बनी है उसमें जोड़ देंगे। तो ये व्यवस्था सरकार की दिल्ली तक चल रही है। इसमें आप जाएं तो दिल्ली में जल शक्ति मंत्री से मिल लें तो वो वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी। और जो वर्षों से प्रोजेक्ट अटका है, ये वर्षों का प्रोजेक्ट हमारा सफल हो जाएगा और 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी नर्मदा का हम उपयोग में लेने लग जाएंगे। अतिरिक्त जो लेने वाले थे उससे अतिरिक्त और लेने लग जाएंगे। इस तरीके की उपयोगी चीज़ें जो हैं वो हम सरकार
के ध्यान में लाएंगे। मुझको आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस प्रस्ताव को, सुझाव को बहुत तत्परता के साथ में लिया और शायद अगले इसी महीने के अंदर अंदर हमको केंद्र से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और हम उस टनल के काम को हम छोड़ के नहर को ऊपर से ले जाने के काम को आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरीके के बड़े कामों की मैं चर्चा करता हूँ। तो बहुत सी बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे और करना चाहते हैं। इस प्रकार के सुझाव मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को देता रहूँगा, सुनवाई हो या ना हो। हम वो आपके माध्यम से जनता के बीच में भी रखेंगे ताकि जनता को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो जनता भी उस विषय पर दबाव बना पाएगी। मुझे लगता है इसके लिए आपको बधाई दी जानी चाहिए कि ये एक रचनात्मक पहल है जिसमें स्वांतः सुखाय की भावना तो है ही, लेकिन उससे बड़ी और विराट और उदार भावना ये है कि प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश और महाकौशल के हित में कुछ बड़े फैसले हों। आखिरी सवाल मेरा आपसे है इस बातचीत का, और ये सवाल ये है कि महाकौशल में ये सब जानते हैं कि आपका कद छोटा करने की कोशिश आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से हुई, ये होता है, लेकिन बीजेपी में ये टेंडेंसी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग, जो बहुत चौंकाती है और चेतावनी देती है। ऐसा नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले ये सब कुछ 25 साल पहले नहीं होता था, लेकिन जब बड़े नेताओं की उपस्थिति होती थी और उनकी समझाइश होती थी तो सब कुछ साफ हो जाता था। आज आप ही नहीं, शायद पवैया जी के मन में भी दुविधा है, शायद भंवर सिंह शेखावत भी कहीं ना कहीं इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, और युवा नेता जो हैं आपके बाद की पीढ़ी के दीपक जोशी और मुदित शेजवार, वो भी शायद इसको महसूस कर रहे हैं। एक बड़े फलक पर संगठन की भूमिका यही बड़ी प्रभावी हो जाती है कि वो अजय विश्नोई जी को भी सुने, पवैया जी को भी सुने, शेखावत जी को भी सुने, शेजवार जी को भी सुने, दीपक जोशी जी को भी सुने। तो ये डिस्पैरिटी जो है, ये जो असमानता एक पैदा हुई है, सत्ता के लिए एक होड़ बीजेपी में ही मच गई है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मेरी औकात से बड़ा विषय आपने मेरे सामने रख दिया है शरद जी, इसलिए इस विषय से मैं कोई जवाब इस पर नहीं देना चाहता। जी जी जी, चलिए, लेकिन ये सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस बात को हमने रखा है आपके सामने भी रखा है और आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ये आपका विषय है। संगठन की भूमिका पर तो आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। संगठन की भूमिका, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, संगठन को आप समझते हैं, आपने देखा है, खुद संगठन में आपने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। संगठन की भूमिका मैं इसको और इस तरह आपके सामने रखता हूँ, और कंस्ट्रक्टिव हो, और पावरफुल हो, और नेताओं के हित चिंतन की तरफ मुड़े। इस पर आपकी क्या राय सर? आज की तारीख में हमको मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का नेतृत्व प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर हम बातचीत करें तो उस नेतृत्व के लिए तरस रहा है पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान। वो नेतृत्व हमें प्राप्त है, वो जिस तरीके से कदम बढ़ा के आगे तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी को ले जा रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नेतृत्व की किसी प्रकार की कोई कमी है? मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से नौजवानों को नेतृत्व सौंपा गया है, मैं समझता हूँ कि भाई वी.डी. शर्मा जी हों, चाहे सुहास भगत जी हों या हमारे शिवराज जी हों, वो मुखिया मुखसो चाहिए वाली बात को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। आज की तारीख में इस जो संक्रमण काल आया है, इसके कारण कुछ थोड़ी बहुत भूल चूक हुई हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये भूल चूक भी भविष्य में सुधार ली जाएंगी और संगठन में हम सब लोग मुख्य धारा में साथ मिलकर काम करेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें अजय विश्नोई जी को धन्यवाद करने के पहले मैं ज़रूर कहूँगा, आपने इन नेता को सुना जो महाकौशल अंचल से आते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होने के तमाम अहर्ताओं को, योग्यताओं को रखते हैं। पूरी बातचीत में वो साफगोई से ये मानते हैं मन में पीड़ा है, मेरे मन में भी है, और महाकौशल की उपेक्षा को लेकर भी पीड़ा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दायित्व ये है कि सरकार बनाने वाला वो धड़ा जो अब बीजेपी में समा गया है और बीजेपी का हिस्सा हो गया है, और इसके लिए जो भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की चर्चा संबंधित फैक्शन के साथ जो अब बीजेपी का हिस्सा है हुई है, तो इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। दूसरी बड़ी बात उनकी मुझे ये समझ आती है कि मन की पीड़ा और तमाम चीज़ों को वो छिपाते नहीं हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपनी पीड़ा को वो एक कंस्ट्रक्टिव शेप ये दे रहे हैं कि वो तमाम सुझाव देते रहेंगे मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर, जो महाकौशल के भी विकास के लिए आवश्यक हैं और मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी आवश्यक हैं। और इसी कड़ी में वो बरगी का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने एक सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे प्रसन्नता है
कि ये बात मान ली गई है और जल्दी ही जो केंद्र सरकार है वो भी इस पर आगे बढ़ेगी और इससे मध्य प्रदेश को काफ़ी लाभ होगा। तो अजय विश्नोई जी की इस भूमिका के लिए आप और हम और मध्य प्रदेश तैयार रहे कि वो अपनी एक नई भूमिका को चुनकर, क्योंकि यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जो जीवन है उसको स्वीकारिए और उसी के हिसाब से अपनी एक रचनात्मक भूमिका को चुनिए और आगे बेहतरी के साथ उम्मीद कीजिए कि सब बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं अजय जी, आपसे बात करना हमेशा एक आनंददायी अनुभव रहता है। आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित जी। बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अजय विश्नोई जी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात तमाम विषयों पर रखी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।